नमस्कार दोस्तों। विरोध करूं तो किताब बन जाए, प्रशंसा करूं तो महाकाव्य बन जाए, लेकिन इसकी कुछ जरूरत नहीं। सच के लिए एक वाक्य भी काफी है। यह व्यक्ति जो कुछ कर रहा है अपने लिए नहीं। प्रधानमंत्री तो इसका उल्टा करके भी बना ही जा सकता है। यह मानो लोगों के आंखों के लिए एक जीती जागती सचल मूर्ति है, जिन्होंने महात्मा गांधी को सुना है पर देखा नहीं। ये केशव कृपाल जी महाराज के शब्द हैं और वो इसके नीचे लिखते हैं, जन्मदिन मुबारक हो राहुल गांधी, न्यू गांधी। अब आप समझ सकते हैं, जब इस तरह के शब्द लिखे जाते हैं तो उसका कुछ अर्थ होता है, कुछ प्रासंगिकता होती है। मैं आज 21वीं सदी के उस भारत की बात कर रहा हूं, जिस भारत में रोटी, कपड़ा और मकान के लिए आज भी संघर्ष हो रहा है। आज वायदों का, सपनों का भारत बेचा जा रहा है, दिखाया जा रहा है, दंभ दिखाया जा रहा है कि उधर से गोली चलेगी तो इधर से गोला चलेगा, लेकिन जब मौका आता है तो सरेंडर कर जाता है। जी हां, उसी भारत की बात कर रहा हूं और उस भारत की बात कर रहा हूं जहां एक सफेद टी शर्ट पहनने वाला व्यक्ति हमारे समय का वह नेता है जिसके पास भविष्य के भारत का स्पष्ट रोड मैप, एआई युग, जो बता देता है उसके कुछ महीने, कुछ साल बाद वही होता है और वही उस सत्ता को करना पड़ता है जो दंभ से भरी होती है। जी हां, मैं राहुल गांधी की ही बात कर रहा हूं। उन्हीं राहुल गांधी की बात जो आज भारत की एकमात्र उम्मीद, जो एकमात्र उम्मीद है कि कल के दिन क्या होगा और उससे कैसे निपटा जाएगा। जी हां, जब मैं इसकी बात करता हूं तो मैं जिक्र करता हूं भारत के मुख्य न्यायमूर्ति बी.आर. गवई का। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि सामाजिक आर्थिक न्याय की अहमियत कितनी है इसे हमें समझना पड़ेगा। असमानताओं पर ध्यान दिए बिना कोई राष्ट्र सही मायने में लोकतांत्रिक होने का दावा कर ही नहीं सकता है। और उन्होंने कहा, आज मैं जो भी हूं उसी संविधान के बूते हूं। तो अब आज समझ सकते हैं किस संविधान की मैं बात कर रहा हूं। उसी संविधान की बात कर रहा हूं जिस संविधान की कॉपी हाथ में लेकर राहुल गांधी उसकी रक्षा की बात करते हैं, उसकी सुरक्षा की बात करते हैं और बताते हैं कि आपको ज्ञान चाहिए, आपको ऐसी शिक्षा चाहिए कि आप वैश्विक जगत में जाएं तो आपका घिघी न बन जाए, आप समझें और बोलें। हमने अभी पिछले कुछ सालों में देखा कि भारत का मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दुनिया के तमाम देशों में जाता है और सामने का देश तमाम ऐसी बातें कह देता है जो भारत के सम्मान के खिलाफ होती हैं और वो सिर्फ खीस निपोड़ते रह जाता है। क्यों? क्योंकि उसे इंग्लिश नहीं आती, और इंग्लिश नहीं आती इसी का नतीजा है कि डोनाल्ड ट्रंप उनके मुंह पे ब्रिक्स देशों को गाली देते हुए, ब्रिक्स का मतलब जिसमें आई का मतलब इंडिया, गाली देते हुए कहते हैं सड़े हुए मरे हुए देश। सोचिए, गाली दे सुन के भी हम खीस निपोड़ते हैं। एक पत्रकार जब सवाल करता है तो समझ नहीं आता, तब ट्रंप कहता है यह जवाब नहीं दे पाएंगे, हम देते हैं। सोचिए, जिसे दुनिया आज मदारी समझ रही है वह जवाब दे रहा है और हमारा वाला बोल नहीं पा रहा। हमारे वाले की स्थिति यह होती है कि तमाम जगह इस तरह से मिलता है कि लगता है पता नहीं क्या, बस खीस निपोड़ने के सिवा कुछ नहीं होता।
क्यों? क्योंकि सीधे बात करने की स्थिति नहीं है और सुन के चला आता है। आपको याद होगा जो बाइडेन ने कहा था एक छोटे से उसका, अब सोचिए इतना अपमानित करने वाला शब्द बोला और उसके बाद खीस निपोरता रह गया था। क्यों? अंग्रेजी नहीं आती। अंग्रेजी का जिक्र क्यों करना? क्योंकि राहुल गांधी बार बार कहते हैं अपने बच्चों को यदि बेहतर बनाना है, दुनिया में जगह दिलानी है, तो उन्हें अंग्रेजी पढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अंग्रेजी वैश्विक भाषा है। दुनिया के किसी भी देश में बेटा बेटी आपकी जा करके कुछ भी कर सकेगी, भारत में भी अच्छे से अच्छी जगह पे पहुंच सकेगी और भारत के बाहर भी। इसलिए जरूरी है, और यही वजह है कि कांग्रेस शासित राज्यों में जब राजस्थान में सरकार थी तो महात्मा गांधी इंग्लिश के मॉडल स्कूल खोले गए। छत्तीसगढ़ में सरकार थी तो वहां पर मॉडल स्कूल खोले गए। इसी तरह से हिमाचल में खोले जा रहे हैं और इसी तरह से कर्नाटक, और लगातार ऐसा हो रहा है जो वो स्कूल बड़े बड़े पब्लिक स्कूलों को फेल कर देते हैं जिनमें भारी भरकम फीस होती, और इन स्कूलों में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होती। तो इससे आप समझिए, आपको यह बनाना चाहते हैं, लेकिन अमित शाह क्या कहते हैं? आने वाले समय में अंग्रेजी बोलने में शर्म आएगी, और अंग्रेजी बोलने में शर्म आएगी, खुद को अंग्रेजी आती नहीं है, अंग्रेजी बोलने में शर्म आएगी बताते हैं। जैसे हरियाणा में इनके महिपाल ढांडा शिक्षा मंत्री हैं, वो कहते हैं मुझे अंग्रेजी नहीं आती, हरियाणा के ज्यादातर लोगों को अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए हम अंग्रेजी ही नहीं रखेंगे और इसलिए अंग्रेजी का खत्म कर दें। अब आप सोचिए, यह स्थिति है। और इनके केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, हालांकि उन्हें अंग्रेजी आती है, लेकिन वो जब बताते हैं तो वो भी कमोबेश इसी तरह की बात करते हैं कि नई शिक्षा नीति में हम अंग्रेजी को ये करेंगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि आपके बच्चे उस स्तर पर न पहुंचे। आज यदि B.R. गवई ने अंग्रेजी में अच्छी शिक्षा न ली होती तो वो आज सुप्रीम कोर्ट के, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति नहीं होते। बेहद जरूरी, क्योंकि जब वैश्विक जगत में आप जाते हैं, आप दुनिया देश के तमाम राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं, तब आपके पास में कनेक्टिंग लैंग्वेज की बेहद जरूरत, और वो पूरी दुनिया में जानी जाती। तो यानी उसका फायदा ये है कि आप UN की भी नोटिंग पढ़ सकेंगे, आप पढ़ सकेंगे वर्ल्ड के दूसरे देशों की भी, और दुनिया के सुप्रीम कोर्ट्स और सबकी आप समझ सकेंगे। इसलिए जरूरी, और इसीलिए राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि अपने बच्चों को अंग्रेजी जरूर पढ़ाइए। तो यह होती है सोच, विजन। लेकिन यहां नहीं है, क्योंकि जो लोग हैं उन्हें खुद का ही नहीं पता है, न भारत का इतिहास पता है, न दुनिया के हालात पता है, और यही वजह है भारत की कूटनीति आज दुनिया में फेल हो चुकी है। 54 साल के राहुल गांधी हुए हैं, और 54 साल के राहुल गांधी को बधाई देने का जब तांता लगा तो नरेंद्र मोदी ने उन्हें हिंदी में बधाई नहीं दी है, इंग्लिश में लिखा है। अब आप इससे समझ सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री को भारत के अंदर इंग्लिश में लिखना पड़ रहा है, तो सोचिए आप कौन सी बात आप कर रहे हैं। अंग्रेजी को ये कर दो, अंग्रेजी को वो कर दो, जबकि आगे बढ़ने के लिए वो बेहद जरूरी है। अब हम तमाम सारे लोग राहुल गांधी की फिटनेस पे बात करते हैं, तमाम सारे लोग और चीजों पे बात करते हैं, तो उस पर सबसे बड़ी चीज है कि भारतीय राजनीति का वह एकमात्र चेहरा है जिसके बिना आप राजनीति का नक्शा पूरा कर ही नहीं सकते। और इसलिए राहुल गांधी पे चर्चा भी जरूरी है। उनकी बॉडी से लेके
उनके कपड़ों से लेके, उनकी टी शर्ट से लेके, उनके जूतों से लेके हर चीज पर चर्चा होती है। और जब हर चीज पे चर्चा होती है तो जरूर करो कि राहुल गांधी सचमुच उनसे सीखना चाहिए कि उनकी फिटनेस यदि हम सब अपना लें तो शायद आज जैसे राहुल गांधी में वह ताजगी सुबह से लेकर रात तक रहती है, वही आपको भी मिलेगी। उसके लिए वो बहुत खाना नहीं खाते। सुबह की शुरुआत वो नींबू पानी से करते हैं, गर्म पानी में नींबू डाल करके एक कॉफी लेते हैं, उसके बाद में अपनी दिनचर्या को शुरू करते हैं और फिर सलाद लेते हैं और दोपहर में जो अपना लंच लेते हैं उसमें दाल, हरी सब्जी और सिंपल सा कार्बोहाइड्रेट के लिए चाहे रोटी चाहे चावल कोई और चीज लेते हैं। और इसके बाद में शाम को चाय लेते हैं और रात को सिर्फ सलाद। तो यह डाइट है। तो अब यह जान लीजिए, यह क्यों बता रहा हूं कि भारत के लोगों को एक वक्त की आज रोटी मुहैया नहीं है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, भारत सरकार की रिपोर्ट कर रही है। और नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर यही माना था कि भारत के लोग अपना खाना खाने के लिए सक्षम नहीं है, इसलिए 5 किलो अनाज 81 करोड़ लोगों को दिया जा रहा। यानी जिस देश में 81 करोड़ लोगों को दिया जा रहा हो, वहां हम 8-8, 10-10 रोटी खा लें, तमाम और लजीज चीजें खा लें और इन्हीं में ही अपने को कर लें, तो साहब खराब होगा। हमें ध्यान देना होगा कम खा के हम कैसे फिट रह सकते हैं और ऐसी चीजें खा के जो हमें आसानी से सुलभ है, और फिट रहने के लिए अपनी हम एक्सरसाइज करते रहें जो कि हमारे हाथ में है, जिसमें अलग से पैसा नहीं लगता। तो यही नायक का निर्माण यूं ही नहीं होता है, समय की परतों में, संघर्ष की आंच में तब कर नायक तैयार होता है, उभरता है। उसके पास दूरदृष्टि होती है, धैर्य और अद्भुत क्षमता होती है, आलोचनाएं सुनने का साहस होता है और साहस और संयम के बीच संतुलन बिठाता है। वही सच्चे मायनों में नायक होता है। तो अब इसके उदाहरण कुछ दे देता हूं। आपको याद होगा 2016 में 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे नरेंद्र मोदी अचानक टीवी चैनल पे चमकते हैं और कहते हैं अब यह नोट लीगल टेंडर नहीं रहेगा। याद है ना? तो जब 500 के और 1000 के नोट को लीगल टेंडर न होने की बात कहते हैं रात 12 बजे, अचानक एकदम से हमारी इकोनॉमी का पहिया रुक जाता है। दावा किया जाता है, नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि यदि मैं 50 दिन में यह पूरा ना कर सकूं तो चाहे जिस चौराहे पे खड़ा करके। साहब, आरबीआई का डेटा कहता है कि 99% वो धन वापस आ गया, यानी 99% तो ब्लैक मनी था नहीं। 1% जो नहीं अभी आया था वो है जो कुछ देशों में भारत की करेंसी है और जिसके बदले में हमें पैसा देना ही होगा। यानी 100% पैसा व्हाइट है। तो ब्लैक क्या था भाई? किस ब्लैक मनी को लाने की आप बात कर रहे हैं? और फिर उन्होंने कहा था इससे हम आतंकवाद की रीढ़ तोड़ेंगे। तो साहब, क्या आतंकवाद खत्म हो गया? भारत के इतिहास में इतनी आतंकी घटनाएं नहीं हुई जितनी नरेंद्र मोदी के शासनकाल में। और चंद बड़ी घटनाओं का यदि जिक्र कर लें तो आपको याद होगा 2015 का उरी का हमला, फिर 2016 की शुरुआत में ही पठानकोट के एयरबेस का हमला, उसके बाद फिर उरी का हमला, उसके बाद आप पुलवामा का हमला और उसके बाद पहलगाम का भी लेटेस्ट। और इसके अलावा छोटे छोटे की मैं बात नहीं कर रहा, कुल टोटल 200 आतंकी हमले हुए। इतने सैनिक कभी भी शांति काल में नहीं मारे गए जितने नरेंद्र मोदी के शासनकाल में। चीन की कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि भारत में घुस के भारत के सैनिकों को
पीट पीट कर गालवान घाटी में मार डालता है, और भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहता है न कोई घुसा है न कोई घुस आया है, यानी क्लीन चिट दे रहा। तो अब आप समझ सकते हैं कि यह स्थिति थी। तीसरी बात कही थी कि नशा रुक जाएगा, और जो नशे की रिकवरी है, और सिर्फ अडानी पोर्ट की मैं बात कर लूं तो अब तक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की वहां पर ड्रग्स बरामद हो चुकी है। तब आप समझ लीजिए इस देश की रगों में नशा भी जा रहा है, आतंकवाद भी जा रहा है, और काला धन डबल स्पीड में तैर रहा है। जी हां, जब ये सब हो रहा हो तो इसीलिए राहुल गांधी ने कहा था यह डिजास्टर है भारत के लिए, और वह हमें देखने को मिला जब 38 लाख एमएसएमई बंद हो गए इस देश के। एक एमएसएमई में 6 से 7 लोग औसतन काम करते हैं। तो अब आप समझिए, वैसे 20 भी काम करते हैं, लेकिन औसत निकाल लेंगे तो 7 का बैठता है, तो 7 से 38 का गुणा कर लीजिए कितने घर परिवार बर्बाद हो गए इससे, कितने परिवार इससे चलते रहे होंगे। अब आ जाता हूं, अचानक बेमेल कहा गया 1 नेशन 1 टैक्स, और जो जीएसटी लाया गया उसके 1 दर्जन स्लैब। अब आप बताइए 1 नेशन 1 टैक्स कहां रह गया, और जो लाया गया जब तमाम सपने दिखाए गए खत्म हो गया। जिस देश में 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा सकती है सरकार, वहां कहती है 1 नेशन 1 इलेक्शन। अब आप समझ लीजिए, इसी तरह के सगुफे छोड़ने का और हर एक चीज को राहुल गांधी ने पहले ताकीद की। बेरोजगारी को लेकर के उन्होंने 2018 में कहा था, और उसको लेके बड़ा स्पष्ट उन्होंने आंकड़े दिए थे कि आने वाले वक्त में क्या होगा। एमएसएमई के आंकड़े कहते हैं, और यदि हम सीएमआई के आंकड़े देख लेंगे तो भारत के अंदर 90 करोड़ लोग बेरोजगार, 90 करोड़, 140 करोड़ की आबादी का देश और 90 करोड़ बेरोजगार। सोचिए आप, अनप्रोडक्टिव जनसंख्या है हमारे यहां, जो बोझ है इस देश के, किसने बना दी? पहले तो इतनी संख्या नहीं थी। अब आ जाता हूं, इसको लेके कहा था, किसानों को लेके कहा था, और पूरे देश ने देख लिया किसानों की हालत। नरेंद्र मोदी तब दावा कर रहे थे 2022 में डबल हो जाएगी आमदनी किसानों की। आमदनी तो डबल नहीं हुई, लागत जरूर डबल हो, किसी भी किसान से पूछ लीजिए। अब आगे बढ़ लीजिए, लेबर क्लास के लिए मनरेगा था, आज मनरेगा 1/4 भी नहीं रह गया जो 2014 में होता, यानी वहां से भी जो 100 दिन का रोजगार का गारंटी थी वो खत्म हो गई। और भारत सरकार की नीति आयोग के आंकड़े कहते हैं कि लोगों को 22 दिन का भी साल भर में रोजगार नहीं मिल पा रहा। इसके आगे आ जाइए, जब कोविड आया तो राहुल गांधी देश में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कोरोना बड़ा संकट है, अभी से तैयारी कर लीजिए नहीं तो क्या। तब इन्होंने क्या कहा था कि राहुल गांधी खुद कोरोना है, और अंत में देश ने झेला। भारत सरकार आंकड़े छिपाती रही और यूएन ने असली आंकड़े जारी किए, पहले मना करते रहे। अब भारत सरकार ने खुद मान लिया कि हां 25 लाख लोग, 26 लाख लोग मर गए। अब आप सोचिए कि 26 लाख लोग यदि मर गए इस देश के तो कितनी बड़ी बात। बहरहाल इसके बाद आप आइए, इसके बाद उद्योगों को खड़ा करने के लिए एक पैकेज देने की बात थी, तो पैकेज भी नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने इसके लिए भी कहा था, और राहुल गांधी ने आज से 2.5 साल पहले संसद में कहा था भारत के खिलाफ पाकिस्तान और चीन एक साथ आ रहे हैं, और भारत की नीति रही है इन दोनों को बांट के रखना। यदि ये एक साथ आ गए तो समस्या हो जाएगी। और अभी हमने भारत पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान देखा कि इनके एक आने से हमें कैसी मात खानी पड़ी, हमारे राफेल मार गिराए गए। अब इसके बाद राहुल गांधी ने अभी से कई महीने पहले बताया था कि अब आने वाला वक्त ड्रोन से लड़ा जाने वाला युद्ध,
आप इस पर मत कीजिए, इस पर फोकस कीजिए, आने वाले वक्त में काम आएगा। अभी उसके बाद से 4 युद्ध ऐसे आए या युद्ध के हालात ऐसे आए जहां यह प्रूव हो गया कि ड्रोन से ही सारी लड़ाई लड़ी जा रही, और उन ड्रोन ने क्या कमाल दिखाया वह भी सामने है। तो इससे आप यह समझ लीजिए, तुर्किया के ड्रोन को लेकर भारत के तमाम सारे लोग रोना रो रहे हैं, चाइना के ड्रोन को लेकर रो रहे हैं, उधर यूक्रेन ने अपने ड्रोन से ही रसिया के तमाम बड़े विमान मार गिरा। तो ये चंद बातें इसलिए बताई कि ये दूरदर्शिता होती है। क्या प्रधानमंत्री के मुंह से एक भी सुन सकते हैं? उन्होंने एआई का मतलब क्या बताया था? पूरी दुनिया में हंसी मची। और राहुल गांधी ने एआई पर 1 घंटे लगातार बोलकर बताया था एआई का कैसे सदुपयोग किया जा सकता है कि मैन पावर भी हमारी ना घटे, बेरोजगारी भी ना हो, बल्कि वो रोजगार बढ़ाने में मददगार हो सकती है, और इसका भी विजन दिया। इसीलिए राहुल गांधी नायक, और नायक भी है, साहस भी है। नरेंद्र मोदी की आज तक हिम्मत नहीं पड़ी कि वो कश्मीर चले जाएं, कि पहलगाम चले जाएं, कि उरी चले जाएं, कि वो कहीं और उन जगहों पे चले जाएं, श्रीनगर चले जाएं। हिम्मत नहीं हुई। जब वो वंदे भारत का उद्घाटन करने और उस पुल का उद्घाटन करने गए तो कहा जम्मू से ही कर रहे हैं, कटरा से ही। हिम्मत नहीं हुई, आज तक हिम्मत नहीं हुई मणिपुर जाने की। यह अंतर है। और राहुल गांधी कितने बार गए पूरा देश जानता है। शहीदों के भी घर गए, हर शहीद के घर, और जो काम प्रधानमंत्री को करना था वह काम राहुल गांधी ने किया। तो यह अंतर है नायक में और खलनायक में। इसीलिए गांधी के विचारों का पुत्र या वंशज ही आज देश का और दुनिया का सरताज। और यही वजह है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एचओडी ने कहा था हम राहुल गांधी को इसलिए लेक्चर के लिए बुलाते हैं क्योंकि वो हर सवालों का जवाब देते हैं। नरेंद्र मोदी सिर्फ टेलीप्रॉम्प्टर से बोल तो लेते हैं, जवाब देने को तैयार नहीं। इसलिए नहीं बुलाते, क्योंकि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, चर्चा करानी। जी हाँ, यही सत्य। जय